It's time to move from the world of, literature. Yes, we are still in the world of literature in a different way, but yes, हम प्रोज की बातों से, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस की बातों से अब कुछ पग रखने जा रहे हैं, पग धरने जा रहे हैं कविता की दुनिया में, क्योंकि हमारे इस सेशन का नाम है, हमारे सेशन का नाम क्या है? ये है नगमे और नज़्म। तो पोइट्री इज़ द क्राउन ऑफ लिटरेचर, and I have a special, inclination for this beautiful genre. कविता के लिए बहुत ही खूबसूरत कहा है, और वो ये कहा है धूमिल ने, मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे। वो कहते हैं, सन्नाटा टूटता है, गूंगे के मुंह से उत्तर फूटता है, कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है कविता? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो इन शब्दों के साथ हम अगले सेशन के लिए हमारे माननीय जो कवि हैं, कवित्री हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं स्टेज के ऊपर। हमारे पैनल में जो पैनलिस्ट आने वाले हैं वो हैं प्रोफेसर गुरदीप कौर गुल, मैं उनको सादर मंच पे आमंत्रित करती हूँ, और कस्तूरिका मिश्रा जी, आपका स्वागत है, और प्रेम विज जी, सर कृपया आइए हमारे साथ मंच पे विराजमान होइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। और साथ ही उनके साथ बातचीत करेंगी अनु रानी शर्मा। जोरदार तालियां। प्रोफेसर गुरदीप गुलधीर, an educationist, psychologist, poet, counselor and writer who's written many articles on psychology, and she's been writing poetry in 3 languages, that is Urdu, Hindi and Punjabi. She has 6 original books and 8 research papers. She is an awardee of State Award of Excellence by Chandigarh Sahitya Academy, and she was also awarded the Best Book of the Year, Chandigarh Sahitya Academy State Award for her anthology Ashk Nishan Nahi Chhodte. We welcome you, ma'am. Very pleased to have you with us. We have प्रेम विज जी with us. श्री प्रेम विज हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कविता, कहानी, हास्य, व्यंग्य आदि पर इनकी 24 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और इनकी विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों की पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं शामिल हैं। 4 विश्वविद्यालयों ने इन पर PhD करवाई है, और पत्रिका जागृति के संपादक रहे हैं, और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सचिव भी रह चुके हैं, और वर्तमान में संवाद साहित्य मंच के अध्यक्ष हैं, जो कि 25 वर्षों से साहित्य जगत में सक्रिय योगदान दे रही है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं प्रेम विज जी। एंड देन द नेक्स्ट पैनलिस्ट वी हैव कस्तूरिका मिश्रा. She is a multilingual poetess based at Ghaziabad but originally from Puri. She has 2 books of poetry to her credit. She is a passionate singer. कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कविता और मौसीकी का, तो ये काफ़ी ब्लेस्ड हैं, ईश्वर अल्लाह ताला की बहुत इनके ऊपर नियामत है इस मामले में. So she has composed ghazals, kavita, and Odia bhajans, trained in Indian classical music, and she is featured in almost all leading literature festivals of India. Moderating the session we have Anu Rani Sharma, a contemporary Hindi poetess, compare educationist, content creator, devotional artist. Her poetry collection Kavya Tarang was honored by literary forums like Sahityodaya and Eva Zindagi, and she also runs her Facebook page called Kavya Tarang Anu Ke Sang, is a devotional singer, and her album called Shiv Stuti got released in 2024. I hope you'll have a very, very engaging and lovely session. जी मैम, बिल्कुल बताएं. तो अब मंच आपको सौंपते हैं, और बड़ी खुशी से और इंतज़ार कर रहे हैं हम आपको सुनने का. प्लीज़ अनुमा. थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए.
वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। बहुत आवाज़। साहिर लुधियानवी जी की ये पंक्तियाँ पढ़ने का मकसद ये था कि अंदाज़े बयां की जो हकीकत है और अंदाज़े बयां की जो अहमियत है उसको आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि आज हमारे साथ तीन बहुत बेहतरीन शख्सियतें जो उर्दू की ज़मीन से जुड़ी हैं, साहित्य की ज़मीन से जुड़ी हैं और जिनकी कलम पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ चुकी है। तो उनके माध्यम से सुनेंगे। आज का सेशन जो हमारा है वो है नज़्में और नगमे। तो एक नज़्म को नग्म बनने के लिए जो सफ़र तय करना पड़ता है उसमें क्या हम खो देते हैं, क्या पा देते हैं, क्या पा लेते हैं, इस सब को जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आज शुरुआत करेंगे हम विचारों की उसकी, बहरहाल आपको जब मैंने ये पंक्तियाँ पढ़ के सुनाई उसमें भी कुछ आपको अंदाज़ पसंद आया होगा और शायद वो धुन भी आपके दिमाग में आ गई होगी। मैं पल दो पल का शायर हूँ और इससे पहले कि ये प्रूव हो जाए कि मैं सुरीली नहीं हूँ, आप वो अपने दिमाग में ही गुनगुना लीजिए। तो सबसे पहले उर्दू की ज़मीन पे जो बहुत अपनी रचनाओं से सुंदर गुल खिला रही हैं आदरणीय गुल साहिबा मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि गज़लों को या नज़मों को जब हम नगमों का आकार दे देते हैं या नगमों में बांध देते हैं, अगर ये कहें, तो क्या उनकी रूह से छेड़खानी होती है मैम? क्या हम उनकी जो असलियत है उसको बदल देते हैं? तो और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से कि नज़में और गज़लें किस तरह से अलग होती हैं। शुक्रिया अनु, सबको मेरा आदाब व तस्लीम और बहुत बहुत शुक्रिया इस जश्न तख़य्युल में जो स्मिता जी ने एहतमाम किया और इसका इंतज़ाम किया। और नीलकमल अभी बोल के भी गई थी कि ये तक लेखक के लिए बहुत बड़े मान की बात होती है, एजाज़ होता है कि हम अपने ख़यालात का इजहार करें आप सबके सामने। तो आप सब लिटरेरी पर्सन यहाँ बैठे हैं, आपके हवाले से चंद मिसरे लेखकों के लिए। हाथ में गर्जे कलम न होता, जाने कैसे कटती रात। हाथ में गर्जे कलम न होता, जाने कैसे कटती रात। हर्फ अगर जुम्बिश न लेते, जाने कैसे खुलती बात। और पढ़कर मेरे नगमों को तुम मेरी कहानी जाने हो, वरना लाखों बार कही थी इन नज़रों ने दिल की बात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत मैम। और आपके लिए जी, यही शायरी है, यही पोइट्री है। और आज का ये माहौल भी इतना शायराना और लखनवी अंदाज, और क्या तो इसका जायका बदल देते हैं उर्दू से। तो आपने पूछा कि शायर कैसे, शायरी कैसे बनती और नगमा कैसे बनता है। तो पहले मैं शायरी की बात करती हूँ। ये बिल्कुल ठीक उन्होंने जो टाइटल लिखा है कि फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़, तो ये तख़य्युल की परवाज़ है, इसको हम जश्न ख़याल भी कह सकते हैं। तो आज का ये जश्न ख़याल है, इसमें शायर का एहसास और तख़य्युल की परवाज़ और उससे भी ऊपर अल्लाह का करम चाहिए, क्योंकि हर इंसान शायर नहीं बन सकता। तो मैं शायरी में तो ये बोलती हूँ। और लेखक के बारे में ये कहना चाहूँगी, हर एक लेखक जो भी क्रिएटिव है, कुछ भी क्रिएट करता है, उसमें 3 फरिश्ताई शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होती हैं। सबसे पहले ब्रह्म शक्ति, जैसे रचना करने की का इख्तियार, वो रचनाकार होता है। और दूसरी है विष्णु शक्ति, कि ज़िंदगी में कैसे गुजर बसर करनी है, क्या अच्छा है, कैसे मोल तोल करना है, कैसे तजुर्बात हैं, ये विष्णु शक्ति। और आखिर में शिव शक्ति, कि बेखौफ होकर सच्चाई कैसे बयान करनी है, ये भी हर शायर में ज़रूर होती है। तो ये तीनों शक्तियाँ हैं। अब आपको मैं शायरी की किस्म बताती हूँ। नज़म भी शायरी है, गज़ल भी शायरी है। तो सबसे पहले नज़म लेते हैं। तो नज़म एक अरबी अल्फाज है, अरबी लफ्ज़ है, जिसके मायने हैं मोतियों को लड़ी में पिरोना। क्या बात है, स्ट्रिंग द पर्ल्स। तो जो शायर हैं वो नज़म में पर्ल्स को स्ट्रिंग करता है, सारे मुख्तलिफ अशार को बांधता है। इसमें नज़म में एक ही मौजू पे बात होती है। मौजू कोई भी हो सकता है, वतन परस्ती हो सकता है, काश्तकार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका अपना दर्द भी हो सकता है। तो इसमें एक और चीज़ है कि इसका मकसद एक ही होता है, मौजू भी एक ही होता है। सारे शेर
उसी के ऊपर मुनस्सर होते हैं। और इसमें पाबंदी नहीं है, आज़ाद नज़्म हो सकती, बहर में भी हो सकती है, लेकिन कोई पाबंदी नहीं। इससे मुख्तलिफ गज़ल में, तो गज़ल भी अरबी का ही लफ्ज़ है, उसका मतलब है अपने प्यारे से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, टॉकिंग टू योर बिलवड। तो उसमें कोई भी हो सकता है, किसी से भी आप बात कर सकते हैं जिसको प्यार करते हैं। तो गज़ल में ये बात ज़रूर है कि उसमें पाबंदी बहुत ज़्यादा है, ये लाजिम है। उसमें मीटर हो, बहर हो, काफिया हो, रदीफ हो, और एक दूसरे से, और उसमें शेर होते हैं, तो वो कम से कम 5 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 होने चाहिए। तो एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। मिसरा मीन्स एक लाइन, तो जो सबसे पहला मिसरा है, एक मिसरा हुआ और उसे दूसरा मिसरा उसको कंप्लीट मुकम्मल करेगा, तो उसको हम मतला कहते हैं, गज़ल का मतला। तो पहला और आखिरी शेर मक्ता होता है, जिसमें शायर का नाम और तखल्लुस दर्ज होता है, ताकि आप समझ जाएं कि गालिब का लिखा हुआ है, कि मीर का लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है। तो ये सारे उसमें होती हैं पाबंदियाँ। तो गज़ल के अलग अलग रूप हैं, नज़म के अलग हैं, उसमें पाबंदियाँ, इसमें नहीं। तो इसे गज़ल की बातें करते हैं तो आप जानते ही हो, उर्दू और गज़ल क्या कॉम्बिनेशन जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वही गज़ल मेरा ख्याल उर्दू बेशक से बेशक ही आई, वहीं से शुरू हुई। जी, तो वही जो उर्दू की बात आती है, गज़लों की बात आती है, तो सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो आप जी हम भी उसी में से जी उसी में से है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हैं। तो कोई गज़ल आप हाँ, मैं छोटी सी मिसाल गज़ल की देती हूँ, छोटी सी। हमारी खूबसूरत खुसूसी मेहमान बैठी हैं, सभी जो लिखने वाले हैं खुसूसी मेहमान हैं, तो मैं एक खुसूसी मेहमान पे के उसी पे एक गज़ल कहूँगी। कितने ही ख्वाबों को नज़रों में बसा रखा है, कितने ही ख्वाबों को नज़रों में बसा रखा है, तुझसे मेहमान खुसूसी को बुला रखा। क्या बात है, क्या बात है। तुझसे मेहमान खुसूसी को बुला रखा है, शबे तारीख में भटके ना कहीं पैर तेरे, अंधेरी रात शबे तारीख में, शबे तारीख में भटके ना कहीं पैर तेरे, रहनुमाई के लिए दिल को जला रखा है, रहनुमाई के लिए दिल को जला रखा है। तो कोई चेहरा तेरे चेहरे सा नहीं हो सकता, कोई चेहरा तेरे चेहरे सा नहीं हो सकता, तेरे चेहरे ने फरिश्तों को लुभा रखा। क्या बात है, क्या बात है। तेरे चेहरे ने फरिश्तों को लुभा रखा है। क्या कहने। तो लम्हा दो लम्हा मुलाकात को तू आएगा, लम्हा दो लम्हा मुलाकात को तू आएगा, हमने ये सोचकर दर दिल का खुला रखा। क्या बात है, क्या हमने ये सोचकर दर दिल का खुला रखा है। और मक्तार्ज कर रही हूँ, कहीं बातें कहीं घातें कहीं चितवन ए गुल, कहीं बातें कहीं घातें कहीं चितवन ए गुल, तेरी दिलजोई का सामान सजा रखा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तेरी दिलजोई का सामान, क्या बात है, क्या बात है। तो आज इन्होंने चंडीगढ़ लिटरेरी फेस्टिवल में दिलजोई का सभी सामान है। हमने ह्यूमर भी देख लिया, तंज़ो तलखियाँ भी देख ली, दर्द भी देख लिया, तो ये सब सामान दिलजोई का होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार मैम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरे समा को एक अपने शब्दों में समेट दिया। और वही बात जो आप कह रही हैं कि मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बहुत सुंदर बात की थी कि गज़लों का, नज़मों का और नगमों का जिस्म और जान जैसा नाता होता है, और जब नज़में नगमों के रूप में बदल जाती हैं तो वो उसमें एक नई जान डाल देती हैं और एक तरह से उस रचना को अमर कर सकती हैं। तो हमारे, और जब हम नज़मों की बात करें, गज़लों की बात करें, तो सूफ़ी संगीत का जहन में आना बहुत ही लाजमी है। और जब हम सूफ़ी संगीत की बात करें तो आज के समय में कस्तूरिका मिश्रा मैम का ध्यान आना लाजमी है, क्योंकि ये कुंजुम कैफ़े हो या इनकी सूफ़ी जितनी भी रेंडिशंस हैं वो दिल में इस तरह से उतर जाती हैं कि अब मैं क्या कहूँ, मैम ही सुनाएंगी कुछ। और युवाओं को जिस तरह से आपने एक मैग्नेट की तरह खींचा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से गायकी में ढाल के आपने गज़लों को, नज़मों को कैसे पेश किया, और आपसे सुनना चाहेंगे कुछ।
बहुत बहुत धन्यवाद अनु। मेरे जितने भी यंग फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं, सबके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की डेट में है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैम को हम लोग तो, मैं तो फिर भी आप लोगों के जनरेशन की हूँ, पर हमारे तो जितने हमें भी बूढ़ा मत कहिए। हम नहीं समझते अपने आप को, लेकिन ऑफ कोर्स जी। मीर गालिब माफ़ी वगैरह चाहूँगी, को माफ़ी पढ़ने की चाहूँगी। जरूरत है। पर मैं भी बहुत ज़्यादा जो लिखने की मेरी प्रेरणा जो है पढ़ने के बाद ही आई है। और ये नज़्म, गज़लें और नगमे पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग क्लासिकल म्यूज़िक में थी, तो मैंने सोचा कि इसको आजमाया जाए। और आज मैं थोड़ी सी ज़रूरत कर रही हूँ कि पंजाबी में मैं एक आपको पाश की कविता सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि पाश पंजाबी में बहुत पढ़े जाते हैं। और मैं थोड़ा बहुत समझती तो थी, पर जब मैंने उनको जहन में उतारा, जैसे आपने कहा, मैंने पहले पाश को पढ़ा और फिर उनको अपने जहन में उतारा, उनकी कैरेक्टर को अपने अंदर बसाया और फिर धुन बनाई। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, समय वैसे भी कम है। साडे चूल्हे दा संगीत सुनो, साडे दर्द मंदा दी पीड़ पलटी चीख सुनो, मेरी पत्नी दी फरमाइश सुनो, हाँ मेरी बच्ची दी मंग सुनो, मेरी बीड़ी बिचली दी ज़हीर सुनो, मेरी खम्मण दी मृदंग सुनो, मेरी टाकियां भरी पतलून दा, हाँ हौका सरद सुनो, मेरी पैर दी पाटी जोती चों, मेरे पैर दी पाटी जोती चों, हाँ मेरे पाटे दिल का दर्द सुनो, मेरी बीना शब्द आवाज सुनो, हाँ मेरी बोलन दा अंदाज सुनो, मेरी गज़ब दा जरा कियास करो, मेरी रूह दा ज़रा हिसाब करो, आओ आज अनपढ़ जंगलियों दो पढ़िया लिखिया एक गीत सुनो, तुसी गलत सुनो या ठीक सुनो, हाँ साड़ी तो साड़ी गीत सुनो, साड़ी तो साड़ी गीत सुनो।
अभी हमने गज़ल की बात कही, तो इसी तरह से हमारे सभी लेखकों ने पुराने समय के सभी भाषाओं में, मैं कहूँगी हमारी सभी भाषाएं उतनी उत्कृष्ट हैं जितना कि उड़िया है, हिंदी है, उर्दू है। और हम सब लोग जिस भी भाषा में लिख रहे हैं उसमें एक महारत उसी को हासिल होता है जो इस भाषा को आपके दिल के बिल्कुल करीब पहुंचा पाता है। तो ये हालांकि मैं इंग्लिश में पोइट्री लिख रही हूँ, अब मुझे लग रहा है कि उड़िया में भी मैं धीरे धीरे नज़में और गज़लें लिखूँगी। और मैं अपनी एक उड़िया के कंपोजिशन आपको सुना रही हूँ, जो नज़्म तो है पर मैं चूँकि उड़ीसा से आती हूँ और पुरी से हूँ, तो वहाँ का समंदर बहुत निर्मल और स्वच्छ है। और वहाँ अगर आप बैठेंगे तो आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि ये नाव कहाँ जा रही है, ये सूरज कैसे डूब रहा है, ये मेरी भावनाओं को कहाँ लेके जा रहा है। और जहाँ बीच में जब भी आप बैठेंगे आपके पास बहुत सारी भावनाएं अंदर आएंगी, हो सकता है आप एक नॉस्टैल्जिक जोन में भी जाएंगे। तो आजकल मैं ज़्यादा समय पुरी में बिता रही हूँ, तो उसके ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी है, मैं सुना रही हूँ। अबुझाए मन अबुझा बुणिछि से सपन तुमकु खोजुछि निशिदिन ए मन सुनेली पर्दारू समुद्र नेइछि कोलेई रूपेली सामुका मो पद देउछि धोई नाउरी हजी हजी चालिछि नामेले सुदूर देशरू आनिब तुमकु फेरेई हाउले हाउले बंचिबार स्वप्न नेई कूलरू आसिलिनी मु बहु दूरेई अबुझाए मन अबुझा बुणुछि से सपन तुमकु खोजुछि निशिदिन ए मन। थैंक यू। बहुत खूब। और आपने सिद्ध कर दिया कि संगीत अपने आप में एक भाषा है, और वो चाहे आप उड़िया में गा रहे हैं या किसी भी भाषा में गा रहे हैं, संगीत उन सब भाषाओं से ऊपर है। और दिल में कैसे उतर जाता है अपनी भाषा बन के कि तेरे क्या हुए हम सबसे जुदा हो गए, सूफ़ी हो गए हम तुम खुदा हो गए। तो बहुत बहुत सुंदर। और जैसे इन सब चीज़ों को सुनकर, जैसे मैम को भी सुना हमने, एक बात आती है कि गज़ल पढ़ना या गाना ये मंचीय प्रस्तुति के लिए बने हैं, और मंचीय प्रस्तुति आसान हो जाती है इनकी जब संगीत में बांध देते हैं। लेकिन एक विधा ऐसी है व्यंग्य की। हमारे बीच एक बहुत उत्कृष्ट व्यंग्यकार, व्यंग्य प्रोधा बैठे हैं, तो ये बात पूछना उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिसमें आपको अपने शब्द बहुत पैने रखने पड़ते हैं। ऐसी छाप आपके शब्दों में होनी चाहिए कि वो समाज को अंदर तक झकझोर दे और आप अपनी बात कह सकें। लेकिन मंचीय प्रस्तुति वाली बात व्यंग्य में कैसी लाई जा सकती है, ये आदरणीय विज सर से पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनु। ये सबसे पहले तो ये दोनों मेरे उस्ताद हैं, मैं इनका शागिर्द हूँ। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी और इनकी चेयरपर्सन डॉक्टर सुमिता मिश्रा के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दी जाएं कि इतना अच्छा कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। ये एक शादी से कम का प्रोग्राम नहीं होता जिसमें मामे फुफ्फड़ सभी नाराज़ होने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी इन्होंने सभी को खुश करने की। मेरी एक इनसे
रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है कि जब ये धन्यवाद करें तो कविता के माध्यम से करें, क्योंकि हम कविता इनसे सुननी चाहते हैं। सुबह ये थोड़ा सा, क्योंकि इनको आंखों की भी थोड़ी सी, इसलिए हमने नहीं कहा, लेकिन अब कविता की कुछ पंक्तियाँ हम जरूर सुनेंगे। हास्य व्यंग के बारे में जैसे अनु शर्मा जी ने कहा, दोस्तों ये बहुत प्राचीन काल से ही हमारे साहित्य में उपलब्ध रही है। भरत मुनि जी ने भी अपने जो 8 रसों का जिक्र किया था उसमें हास्य भी आता है। संस्कृत के नाटकों में और उसके बाद शेक्सपियर के नाटकों में भी आपको एक विदूषक का रोल, भूमिका मिलती रही है। वो क्या थी, वो यही हास्य ही होता था। उसके बाद हमारे जितने राजा महाराज आए तो उनके भी दरबारों में एक विदूषक की रही थी। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल जी रहे। ये हास्य व्यंग देखने में जितना आसान लगता है ना दोस्तों, लिखने में उतना ही मुश्किल है। ये तो तलवार की धार पे चलने के बराबर है। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया नहीं तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। वो हास्य और व्यंग में बहुत कम अंतर है। कहाँ हास्य ख़त्म हो जाता है, कहाँ व्यंग शुरू हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इन दोनों को बीच में आपको संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि हम सुबह से चर्चा पर चर्चा चल रही थी, यूँ ही हम गज़ल और गीतों का कार्यक्रम शुरू हुआ, आपके चेहरे पे भी एक हंसी आ गई, खुशी आ गई। यही एक हास्य व्यंग का पंजाबी में एक इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, सुनाना तीनों कहना नून। ये एक बहुत अच्छी वहाँ पे एक मिलती है। तो ये हास्य व्यंग चलता चलता हमारे जीवन में पहुँच गया। ये हमारे को एक आनंद भी देता है, सुकून भी देता है, लेकिन सोचने के लिए मजबूर भी करता है। तो क्योंकि ये एक गज़ल और नज़म का ही दौर चल रहा था, मैं भी अपनी एक नज़म के 2-4 शेर सुनाऊंगा जिसमें आपको व्यंग का कहीं न कहीं पुट मिल जाएगा। आँख मूंद कर किसी पे भरोसा मत कीजिए, आँख मूंद कर किसी पे भरोसा मत कीजिए, खुद के दांत भी काट देते हैं कभी कभी। क्या बात है। खुद के काट भी काट देते हैं कभी कभी। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती जी। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, रेत भी दिखाई देती है सोना कभी कभी, रेत भी दिखाई देती है सोना कभी कभी। सांस चलने वाला हर शख्स अपना नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। साथ चलने वाला हर शख्स अपना नहीं होता, अपने ही खंजर चला देते हैं कभी कभी, अपने ही खंजर चला देते हैं कभी कभी। ये एक आपको व्यंग का नमूना मिल गया होगा जी। दोस्तों, ये जो हास्य व्यंग की कविता है, इसके बहुत सारे महारथी जिनको आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। काका हाथरसी थे, शैल चतुर्वेदी हैं, ओम प्रकाश आदित्य हैं, सुंदर शर्मा को कौन नहीं जानता, 4 पंक्तियों वाले, अशोक चक्रधर हैं। लेकिन आगे की फिर बात चलेगी तो इसके बाद मैं आपको फिर से जी। सर, आपकी तो बातचीत में ही आपको व्यंग्य पुरोधा क्यों कहा जाता है समझ आ जाता है कि जब आप बात करते हैं तो उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से उजागर कर देते हैं जो आपने बोला। तो और एक बात आपने जो उजागर की वो बहुत ही सटीक है कि जब व्यंग्य में हास्य मिला दिया जाता है तो उसकी मंचीय प्रस्तुति भी संभव हो जाती है और आप अपना संदेश भी पहुंचा पाते हैं, और मनोरंजन वाला जो तत्व है वो आप उसमें मिला सकते हैं। तो इसी पे एक मुझे काका हाथरसी जी की बात की आपने, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है कवियों के माध्यम से, और ये बहुत ही ज़्यादा सामयिक भी है। जिस तरह से काव्य मंच चल रहे हैं, वो कहते हैं प्रथम करूँ खलवंदना श्रद्धा से सिर नाए, प्रथम करूँ खलवंदना श्रद्धा से सिर नाए, मेरी कविता यों जमे ज्यों कुल्फी जम जाए, और ज्यों कुल्फी जम जाए आप जब कविता नापें, बड़े बड़े कविराज मंच पर थर थर कांपें।
करें झूठ को सत्य, सत्य को झूठ करा दें, रूठें जिस पर आप उसी को हूट करा दें, रूठे जिस पर आप उसी को हूट करा दें। और ये बहुत ही सामयिक सी है और अभी भी मंचों का यही हाल है। तो बहुत सुंदर आपका वो व्यंग्य रहा। और इस बात से जो आपने बात, एक और बात कही कि आज के जो सेशंस रहे वो बहुत खुल के उन्होंने बात की एंग्जाइटी पे, मेंटल हेल्थ पे। और संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इस मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। और साहित्य को बोला जाता है, साहित्य और संगीत मिलके एक तरह से बहुत आसानी से डिटॉक्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिटॉक्स में। और व्यंग्य एक माध्यम है, गज़लें, नज़में, ये सब एक माध्यम है उसको करने के लिए। और संगीत उसका वो बन सकता है। और तो कस्तूरिका मिश्रा जी, मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल के युवाओं में इस तरह का रुझान बनाने के लिए, जैसे आप गाते हैं, आपसे सुनना भी चाहेंगे कि गायकी को किस तरह से एक औजार की तरह, एक टूल की तरह पे, साइकोलॉजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की टूल की तरह पे यूज़ किया जा सकता है। और कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, हमारा भी साइकोलॉजिकल डिटॉक्सिफिकेशन होएगा आपके माध्यम से। जी देखिए, आज की यूथ तो 2 मिनट्स रील्स में जी रही है। और 2 मिनट्स मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मैं 2 मिनट्स तक उन्हें अटेंशन उनका होल्ड करना चाहती हूँ। 30 सेकंड बोलूँगी तो 2 ही वर्ड बोल पाऊँगी। पर ऐसा नहीं है कि हमारे यूथ में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो लंबा लिख रहे हैं और लिखना भी चाहते हैं, अच्छा लिख रहे हैं। और उनमें बस बात इतनी सी है कि वो अपने जनरेशन के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की जनरेशन में रैपर्स का बड़ा प्रचलन हो गया है और मैं भी सुनती हूँ रैपर्स को। उनके गानों में मैम नज़में भी हैं और कुछ कुछ वर्ड्स उर्दू के, हिंदी के, पंजाबी, उर्दू सब मिला के वो लोग गाते हैं। पर यही है कि उनकी टेक्निक, जो म्यूज़िकल टेक्निक है, वो साउंड ट्रैक के साथ चलती है। जैसे हम लोग आमतौर से हारमोनियम, तबला, ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ, तानपुरे के साथ गाते हैं। उनकी जो ट्रैक सिस्टम है वो, उसमें म्यूज़िक तो है, एक धुन भी है, स्वर भी वही लग रहे हैं जो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में है। पर वो लोग जो लिरिक्स लिख रहे हैं वो बहुत रिलेवेंट है हमारी टाइम्स को लेके, और अपनी समस्याएं वो वहाँ ढाल रहे हैं। और वो जिस तरह की, उसमें आप अगर उसको ध्यान से सुनेंगे आपको लगेगा कि क्या उटपटांग म्यूज़िक है, पर उसमें अगर आप ध्यान से उसकी लिरिक्स को सुनेंगे तो वो एक तरह का मेंटल हीलिंग कर रहे हैं। और उनकी फॉलोइंग सिर्फ इस बात की नहीं है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। उनकी फॉलोइंग इसलिए है क्योंकि उस कंटेंट, उस राइटिंग से वो कई बच्चों को जोड़ पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी कला का जो है बेस रहता है कि आप कितने लोगों को, कितने एज ग्रुप के लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि गज़ल या रैपिंग म्यूज़िक कोई मतलब चले जाने वाली विधाएं वो रहेंगी, और हम लोगों के लाइफ में इसका महत्व रहेगा। और बच्चे अब धीरे धीरे क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ भी रुझान उनका बढ़ रहा है। वो लोग रैपर्स, कुछ लोग मुझे भी अप्रोच कर रहे हैं कि आप को हम बीट देते हैं, आप गा के सुनाइए, इसमें कुछ बना के भेजिए। तो मैं उस स्टेज से जाने के लिए हिचकिचा रही हूँ पर जल्दी ही आप मुझे रैपर्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए इंस्टाग्राम पे देखेंगे या सुनेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा ऑफर आ रहा है उसमें। हालांकि मेरी माँ फिल्मों में गाती थी और मेरी इच्छा थी कि मैं भी फिल्मों में गाऊं, पर मुझे लग रहा है कि आजकल फिल्मों की दुनिया से बेहतर मैं बच्चों की दुनिया में गाऊं, बच्चों के साथ गाऊं तो बेहतर रहेगा। मैं अब आपको एक, जैसे कि पहला सेशन तो आपको एक अमीर खुसरो साहब की, क्योंकि हमारा आज का बसंत हमारा थीम है, तो संगीत का बहुत गहरा नाता है। हाँ जी,
गुल साहिबा मैम ने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है बसंत पे, पर मैं क्योंकि समय कम है तो अमीर खुसरो की एक रचना है, आप सब लोग जानते भी हैं, ये फिल्मों में भी आ चुका है, पर मैंने अपनी धुन बनाई है। सकल बन फूल रही सरसों, बन बन फूल रही सरसों, अम्बुआ फूटे टेसु फूले, कोयल बोले डार डार, और गोरी करत सिंगार, मालनिया गढ़वाले आई कर सो, सकल बन फूल रही सरसों, बन बन फूल रही सरसों। इसी पोएट्री को पढ़ने के बाद मैंने अपनी 2 लाइन लिखी थी, उसको भी राग में ढालने की कोशिश किया था, वो सुना रही हूँ, बस 2 लाइन ही सुना रही हूँ। मधु बसंत की खिली यामिनी, चुप के आ जाना, सुरभि बन रजनी गंधा की, आकर प्राण समा जाना, मधु बसंत की खिली यामिनी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर आपके पास अब हम एक छोटी सी जो रचना आप व्यंग्य के माध्यम से सुनाना चाहते थे। तो एक मेरी एक कविता है दहेज के ऊपर, वो दिल्ली शिक्षा बोर्ड के पाठ्य पुस्तक में पिछले कोई लगभग 15 सालों से शामिल है। मेरी इच्छा थी कि अब इसको निकाल दिया जाए क्योंकि समाज काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन उनके डायरेक्टोरेट ने कहा कि अभी नहीं, ये अभी चलेगी। इसमें एक लाइन मैंने फिर पिछले साल चेंज की थी, वो थी स्टोव फटा और मर गई। अब स्टोव रहा नहीं तो वो कहते हैं ये लाइन चेंज कर दो, तो मैंने वो लाइन चेंज कर दी थी। पेशे खिदमत है कविता लक्ष्मी। इसमें देखेंगे कि आपको व्यंग्य का पूरा रूप दिखाई देगा। अचानक एक दर्द भरी चीख सुन बाबा ने कहा बाहर देखो। अचानक एक दर्द भरी चीख सुन बाबा ने कहा बाहर देखो, कौन बीमार है किसकी आवाज़ है, कौन बीमार है किसकी आवाज़ है, अपने दर्द के सिवा दूसरों का दर्द भी महसूस किया करो, अपने दर्द के सिवा दूसरों का दर्द भी महसूस किया करो। मैंने मन ही मन कहा, मैंने मन ही मन कहा, आज तो सभी को अपना दर्द पहाड़ है, आज तो सभी को अपना दर्द पहाड़ है, लेकिन बाबा का आदेश और चीख का दर्द सुन पाँव स्वयं बाहर चल पड़े। लेकिन बाबा का आदेश और चीख का दर्द सुन पाँव स्वयं बाहर चल पड़े। देखता हूँ सामने के घर से धुआं निकल रहा है, देखता हूँ सामने के घर से धुआं निकल रहा है। कुछ लोग अस्पताल, कुछ पुलिस स्टेशन चलने को बोल रहे थे, मगर उसका पति मगरमच्छ के आंसू बहाता दुहाई दे रहा था, आग लगाई और मर गई। जहाँ था स्टोव फटा और मर गई, आग लगाई और मर गई। थोड़ी देर लोगों में कानाफूसी हुई, भीड़ घरों और बाज़ारों में बट गई।
दबे पाँव मैं घर लौट आता हूँ। दबे पाँव मैं घर लौट आता हूँ, बाबा के पास नहीं अपने पास सोचता हूँ। बाबा के पास नहीं अपने पास सोचता हूँ, कब तक बिकाऊ मुखौटे लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे, लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे। बहुत 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 तो तो ये एक व्यंग की है कि लक्ष्मी को मैंने दोनों तरफ लिया है। लक्ष्मी को औरत भी कहते हैं और लक्ष्मी को धन दौलत भी कहते हैं। बहुत तो एक दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इन दिनों हास्य व्यंग का जो स्तर है वो इतना नीचे जाना शुरू हो गया है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि हास्य व्यंग की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। बिल्कुल। इसका वजह ये है कि इसका व्यवसायीकरण होना शुरू हो गया, टीआरपी बढ़ानी शुरू हो गई। उसके अंतर्गत क्या होता है कि उसमें अश्लीलता आनी शुरू हो गई और जो संवाद हैं वो दो अर्थों के होने शुरू हो गए। तो मेरी यही राय है कि इसको एक लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना चाहिए, इसको नीचे नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक इस बारे में विचार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत सुंदर बातें आपने रखी और ये जहन में रखने वाली बातें हैं। इस सत्र को हम क्लोज़ करना चाहेंगे गुरदीप गुल मैम की एक छोटी सी नज़्म के साथ में और फिर आपसे आज्ञा लेंगे। शुक्रिया। मैं बहुत एक नज़्म करती हूँ, ब्रेकअप के ऊपर है। ब्रेकअप तो उसका नज़्म का उन्वान है तर्के ताल्लुक। लिली को बहुत पसंद है, यहाँ बैठी हुई है लिली हमारी स्टूडेंट। तो हो गया तर्के ताल्लुक सब मसाइल हल हुए, हो गया तर्के ताल्लुक सब मसाइल हल हुए, रूबरू तू हम मुखातिब ये तो गुजरे पल हुए। जाने कितनी यादें कितनी बातें कितनी चीज़ें अदली बदली थी, जाने कब गिरते संभलते एक दूजे की उंगली पकड़ी थी। तो अब जो हो चुकी हैं दोनों की राहें अलग, तो क्यों ना लौटा दें एक दूजे की चीज़ें सब। क्या बात है, क्या बात तो है। मैं दिलाऊं याद तुझको जो चीज़ें मेरे पास हैं और जो तुम्हारे पास है उसका भी कुछ हिसाब है। क्या बात है। एक गर्म बोसे का अक्स रह गया था मेरी हथेली पर, एक गर्म बोसे का अक्स रह गया था मेरी हथेली पर, मेरे महावर का रंग गिर गया था तेरी देहली पर, रह गया हरफे मोहब्बत लिखा था तूने जो किताब में, वो खत भी यहीं पड़ा है भेजना था मैंने जो जवाब में। क्या बात है। वो खत भी यहीं पड़ा है भेजना था मैंने जो जवाब में। हम भेजेंगे बर्फ़ के रोए जो भरे थे हमने गिलासों में, तुम भेज देना रात की रानी की खुशबू जो भर ली थी तुमने सांसों में। क्या बात है। तेरे कमरे के आगे शबनम भरी घास पर रह गए थे मेरे नंगे पैरों के निशान, बहुत खूब, बहुत खूब। और जो कहानी शुरू की थी हमने वहीं रह गया उसका उन्वान। भेजना कितना हुआ था धुंधले तारों का हिसाब, हम भी भेज देंगे तुझे एहसासों भरी किताब। वहीं रह गया था, अच्छा रह गया था मेरा अश्क शायद तेरे रुमाल में, क्या बात। रह गया था मेरा अश्क शायद तेरे रुमाल में, आ गया तेरा तबस्सुम मेरे साथ मेरे ख्याल में। क्या बात है, क्या बात है। तेरे घर के आईने में रह गया है मेरा अक्स, तेरे घर के आईने में रह गया है मेरा अक्स, कुछ तेरे चेहरे के नक्श हो गए मेरे दिल पे नक्श। क्या बात है। कुछ तेरे चेहरे के नक्श हो गए मेरे दिल पे नक्श। भेजना तेरे दिल की दराज में रह गया राज़े हयात, मेरे दिल में पोशीदा है अब भी तेरी खास बात। इन सब के सिवा भेजना चंद जज्बे चंद शिकवे चंद झगड़े चंद आसाइशें सुलगते एहसास, और जो कुछ भी तेरी ज़िंदगी में गुल के नाम से वाबस्ता। क्या बात है, जो कुछ भी तेरी ज़िंदगी में गुल के नाम से वाबस्ता। बहुत खूबसूरत। इससे आगे कुछ बोलना बनता नहीं है। बहुत बहुत आभार आप सबका भी इतने प्यार से सुनने के लिए। Ladies and gentlemen, please thank the panel. Please thank the panel by a big round of applause for that soulful session.